नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष कक्षा द्वादश के आरोह नाम की पुस्तक के काव्य खंड के पाठ 2 को लेकर। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है पतंग और इसके रचनाकार है आलोक धनवा। आलोक धनवा जी की गिनती वैसे कवियों में होती है जिन्होंने कम उम्र में ज्यादा ख्याति पाई है। उन्होंने लिखा कम जरूर है, लेकिन जो लिखा है बहुत श्रेष्ठ लिखा है। आलोक धनवा जी का जन्म 2 जुलाई 1948 ईस्वी को बिहार के मुंगेर नामक जिले में हुआ। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें राहुल सम्मान और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद साहित्य सम्मान प्रमुख है। पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। रचना का काल है आधुनिक काल। स्वतंत्रता के बाद की ये रचना है। इसकी भाषा खरी बोली है। इस कविता की विशेषता यह है कि यह मुक्त छंद में रचित है। इसमें चित्रात्मकता है। इसमें एक स्वतः स्फूर्त प्रवाह है। इसकी भाषा सरल होकर भी अलंकारिक है। बच्चों, पतंग एक लंबी कविता है जो आलोक धनवा जी के चर्चित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है में संकलित है। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस कविता के कुछ अंश संकलित किए गए हैं। सबसे पहले आपकी पुस्तक में संकलित इस कविता का सारांश करते हैं। कविता में कवि ने बच्चों की इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। पतंग बच्चों के रंग बिरंगे सपनों का प्रतीक है। कपास उनके हृदय की सरलता, कोमलता और सहने की सहज शक्ति को सूचित करता है। आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे उन बच्चों के रंग बिरंगे सपनों और हद पार कर जाने की इच्छा को दर्शाती है। यह कविता एक रंग बिरंगे खूबसूरत दृश्य चित्र जैसा प्रतीत होती है। लगता है कोई चलचित्र हमारी आंखों के सामने चल रहा हो। इस कविता में चमकीले इशारे हैं, तितलियों की रंगीन दुनिया है, खरगोश की खूबसूरत लाल आंखें हैं, दिशाओं के बजते हुए मृदंग हैं। छत के कोने से गिरने का खतरा तो है, किंतु उस पर कदम जमाते हुए बच्चे हैं। कविता में जीवन के प्रति एक गहरी आस्था है, क्योंकि भादो महीने के अंधेरे के बाद शरद का उजाला भी कविता में मौजूद है। कविता के पहले अंश का पाठ करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बच्चों, पहले इसका भावार्थ करते हैं। तेज बारिशों वाला भादों का महीना बीत गया और उसके बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद का सवेरा खरगोश की लाल आंखों जैसा है। शरद का आगमन इस तरह हुआ मानो कोई उत्साही बालक
पुलों को पार करते हुए, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटियां बजाते हुए, अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को आमंत्रण देने आया हूं। आशय यह है कि जब पावस के बाद, वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है तो चारों तरफ उमंग उत्साह का माहौल हो जाता है। धूप नरम और चमकीली हो जाती है। वातावरण पतंग उड़ाने के अनुकूल हो जाता है। फलतः बच्चों की सीटियों के स्वर अनुगुंजित होने लगते हैं। आकाश के बादल रहित हो जाने से बच्चों की पतंगबाजी शुरू हो जाती है। मानो जैसे शरद रूपी बच्चे ने अपनी लगन और मेहनत से आकाश को बहुत कोमल और साफ बना दिया है, ताकि आकाश में पतंगे आसानी से उड़ सकें। कवि की नजरों में पतंग दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज है। उसमें लगी बांस की कमानी भी बहुत पतली होती है। पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे चहक उठते हैं, सीटियां बजाते हैं और रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ आकाश ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो तितलियों के झुंड आकाश के पार जाने को बेचैन हो, उसकी हद नापने को बेचैन हो। कविता का दूसरा अंश पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। इसका भावार्थ करते हैं। जो ध्यान देना है कि बच्चों का शरीर कपास की तरह कोमल, निर्मल और मुलायम होता है। वे हर चोट और खरोच सहने के योग्य होते हैं। बच्चों के पांव में एक बेचैनी होती है। उनका वश चले तो वे जल्दी से जल्दी सारी धरती को नाप लेंगे। धरती के इस छोर से उस छोर वे घूम आना चाहते हैं। उनके भीतर एक बेखौफ मस्ती है, जिस कारण कठोर छतों और दीवारों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वे छतों पर इस तरह दौड़ते हैं जैसे कोई मुलायम गद्देदार चीज पर दौड़ रहे हों। उनके कोमल पैरों के स्पर्श से शायद छत भी नरम हो जाती है और उस छत पर वे अपने पदचिन्ह अंकित करते रहते हैं। आशा यह है कि बच्चों में कठिन और दुष्कर कार्य को करने की असीम क्षमता होती है। बच्चों की लयपूर्ण पदचाप से, उनके पैरों की ध्वनि से ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं में मृदंग के मीठे स्वर गूंज रहे हों। वे छत के खतरनाक किनारों तक आते हुए ऐसी शारीरिक गतिविधियां करते हैं जैसे कोई लचीली डाल हवा के झोंकों से हिचकोले खाती हुई झूल रही हो। बच्चे छतों से गिरते नहीं। इसका कारण है उनके शरीर का संगीत की तरह लयबद्ध होना। हवा में ऊंची उड़ती हुई पतंगे और बच्चों के बीच एक नाजुक पतली डोर लयात्मक संगीत बनाती है, जिससे वे लयबद्ध होते हैं। वह डोर ही बच्चों को
छत से गिरने से बचाए रखती है। रचनाकार ने यह बच्चों के उमंग और उत्साह को और उनके स्वभावगत सहज निर्भीकता को दर्शाया है। रचनाकार यह दिखलाना चाहता है कि बच्चे स्वभाव से बड़े निर्भीक निडर होते हैं, बड़े उमंग उत्साह में होते हैं और उन्हें किसी बात का कोई डर भय नहीं होता। आपकी कविता का अंतिम अंश पढ़ता हूं कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। रंध्र का अर्थ होता है छिद्र, यारों में छिद्र। यहाँ देखिए, बच्चे रोम रोम से पुलकित होकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इन रंगीन हल्की पतंगों के साथ वे भी हवा में हिचकोले खाते हुए उड़े। वे पतंग की तरह उड़ते हुए अनंत आसमान को छूना चाह रहे। बच्चे पतंग उड़ाते हुए अपने शरीर और मन के लयबद्ध होने के कारण छतों से गिरते नहीं। कभी कभार यदि वे छत के किनारों से नीचे गिर जाते हैं और तब यदि बच जाते हैं तो पहले से भी और अधिक निडर होकर छतों से पतंग उड़ाया करते हैं। अब वे अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज का स्वागत करते हैं और अपने बेचैन पैरों से सारी धरती को जल्दी से जल्दी नापना चाहते हैं। बच्चों, भोगा हुआ सत्य उन्हें और उत्साहित कर देता है क्योंकि वे डर की हद, उसकी सीमा जान जाते हैं। उनका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ जाता है और वे और अधिक बेखौफ हो जाते हैं। कविता में कवि ने पतंग के माध्यम से बच्चों के अंतर्मन की उड़ान और उनकी अनंत इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अब काव्य सौंदर्य देखते हैं कविता का। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है क्योंकि खरगोश की आंखों की से सुबह की तुलना की गई है। शरद आया फूलों को पार करते हुए में मानवीकरण है क्योंकि शरद पर मानवीय हाव भाव का आरोप किया गया है। जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश है क्योंकि शब्द जब दोहराते हैं तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चमकीले इशारों में चमकीला विशेषण है और इशारा विशेष यानी संज्ञा है। कवि ने धरती का भी मानवीकरण किया है। पृथ्वी घूमती हुई आती है में मानवीकरण अलंकार है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए तथा डाल की तरह लचीले वेग से में उपमा अलंकार है। साथ साथ में पुनः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनहले सूरज में विशेषण विशेष संबंध होने के साथ ही अनुप्रास अलंकार है। कविता में धरती का मानवीकरण है। अनेक जगह लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है। बच्चों के द्वारा पतंग के साथ साथ उड़ने का लाक्षणिक प्रयोग है जिसका अर्थ है अत्यंत उमंग और मस्ती में जीना। बेचैन पैरों का आशय है रोज की हलचल और नई गतिविधियों में बच्चों का संलग्न होना। कविता की भाषा में झरने जैसा प्रवाह है। कविता में दृश्य बिंबों की बहुलता है किंतु उसके साथ ही मृदंग के बजने से श्रव्य बिंब और छतों के स्पर्श के कारण स्पर्श बिंब प्रयुक्त हुआ है। अब कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। बौछार वर्षा का बहुत तेजी से होना। झुंड समूह। नाजुक कोमल। कपास एक पौधा विशेष जिससे रुई निकाली जाती है। बेसूद तल्लीन।
मृदंग ढोलक के प्रकार का एक वाद्य यंत्र, पेंग भरना झूले झूलना, रोमांचित पुलकित खुशीपुर, रंध्र छिद्र अथवा शरीर के रोए। अब आपके लिए पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करते हैं। आशा है कि आप इसका उत्तर करेंगे और अपना मूल्यांकन स्वतः करेंगे। छोटे उत्तर वाले प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है कि सवेरा की तुलना किससे की गई है। दूसरा है कि आकाश को मुलायम बनाने का क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न है शरद ऋतु में वातावरण कैसा हो जाता है। चौथा प्रश्न है कि तितलियों की नाजुक दुनिया से क्या अभिप्राय है। पांचवा प्रश्न है कि छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बच्चे कैसे बच जाते हैं। गिरकर बचने पर बच्चों पर क्या प्रतिक्रिया होती है। अब दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न हैं जिनको 60 से 80 शब्दों में आप उत्तरित करेंगे। पहला है कि भादो मास के बीतने के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा है कवि ने पतंग को सबसे हल्की चीज क्यों कहा है, तर्क से प्रमाणित कीजिए। तीसरा है कवि ने बच्चों की तुलना किससे की है और क्यों, उदाहरण देकर समझाइए। चौथा है पावस और शरद ऋतु की कुछ विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। और पांचवा है कि छतों पर बेसुध दौड़ते हुए बच्चों को पतंग की पतली डोर किस प्रकार थामे हुए रह सकती है, इससे आप क्या समझते हैं, समझा कर लिखिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मुझे लग रहा है पाठ का सारांश आप तक जरूर पहुंचा होगा। बहुत धन्यवाद।